मधु के लंबे काले बाल सभी को भाते, सिवाय उसकी भाभी के। क्यों, देखिए। ये क्या है मधु दीदी, दिन भर बालों में ही लगी रहती हैं। कभी किचन में हाथ बटा दिया करो ना। अरे भाई, शादी नहीं हो रही इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि बच्ची ही बनी रहोगी। भाभी, 2 रोटी बनाने के लिए भी आपको मदद करने वाला चाहिए। कहीं गांव में शादी होती ना तो पता चलता, जब पूरी पंचायत का खाना बनाना पड़ता, वो भी चूल्हे में। वाह वाह, जुबान तो देखो। अरे मेरी शादी गांव में क्यों होगी? मैं कौन सी गंवार हूँ? सुंदर थी तो शादी हो गई। यहाँ तो बड़ी बड़ी उम्र की होकर भी घर में बैठी हैं। बस सारा दिन बाल धोना, सुखाना, काटना, और कोई काम तो है नहीं। ननद रोने लगती है। माँ, देखिए ना, भाभी ताने दे रही है मुझे। क्या बोल रही हो मेरी राजकुमारी को? बोलो, फिर से बोलो। मैंने तो सिर्फ काम में हाथ बटाने को कहा है, और कुछ नहीं। अरे क्यों झूठ बोल रही हो? माँ ये बोल रही थी कि मैं बड़ी होकर भी घर पर बैठी हूँ, कोई काम नहीं करती और फ्री का खा रही हूँ। अरे तू जा बेटी, तेरे लिए मैं नया शैम्पू लेकर आई हूँ ना, उससे बाल धोकर सुखा ले। इससे तो मैं निपटती हूँ। बेटी चली जाती है और फिर सास का गुस्सा फूट पड़ता है बहू पर। क्यों री, तेरे पिता ने पैसे भेजे हैं मेरी बेटी के खाने के? उसका घर है, जब तक मर्जी होगी खाएगी। और वैसे भी उसके बाल को देखकर शहर का सबसे अमीर लड़का उससे शादी करना चाहता है। अरे कल आ रहे हैं वो लोग मेरी बेटी का रिश्ता फाइनल करने के लिए। सास तो चली जाती है, लेकिन बहू सोच में पड़ जाती है। बाल देखकर शादी कौन करता है? खैर, शहर का सबसे अमीर लड़का। हम भी तो देखे जरा। अगले दिन लड़के वाले ननद को देखने आते हैं। वाह क्या बात है, लड़का तो दिखने में बहुत सुंदर है। अरे इसे क्या दिख गया तुम्हारी बहन में? उसके लंबे बाल। वो सिर्फ बालों को देखकर मधु से शादी करना चाहता है। पता है, शहर के अमीर लोगों में से एक है ये। तुम्हारे लंबे बाल देखकर ही मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, तो तुम कभी इन बालों को कटाना मत। नहीं नहीं, मुझे मेरे बाल बहुत प्यारे हैं, मैं अपने बाल कभी नहीं काटूंगी। मधु की होने वाली सास कहती है। हाँ मधु, नहीं तो शादी कैंसिल समझना। हाँ ये लो, हीरो का हार और बाहर एक कार, ये तो तुम्हारी मुंह दिखाई है। बाकी शादी के दिन मिलते हैं, तैयारियां शुरू कर दीजिए। सभी वहां से चले जाते हैं कि रचना की सास कहती है। देखा, कौन कहता था मेरी बेटी को कि बड़ी उम्र तक घर में बैठी है, फ्री का खा रही है। अरे देखो तो, कार खड़ी कर दी मेरी बेटी ने एक रात में। हाँ माँ, सच्ची मधु की किस्मत तो इसके लंबे बालों ने खोल दी। देखिए तो कैसे लहरा रहे हैं। मधु, तुम तो राज करोगी राज, फिर गरीब भाई को भूल ना जाना। मधु भाई के गले लग जाती है। अगले रोज मधु का होने वाला पति घर आता है। मधु, तुम्हारे बालों के लिए माँ ने ये रीठा और शिकाकाई भेजे हैं, और ये तेल की बोतल। अरे लेकिन मेरे बाल तो वैसे ही अच्छे हैं, मुझे क्या जरूरत है? अरे रख लो ना, क्या पता जरूरत पड़ जाए। बाल कट जाए तो लंबा करने के लिए तो जरूरत पड़ेगी ना। कैसी बात कर रही हैं भाभी? इसके बाल के कटने का मतलब सिर्फ एक ही है, वो है शादी का टूटना। ये लो मधु, 1 लाख रुपये। किसी अच्छे से पार्लर में जाकर हेयर ट्रीटमेंट, स्पा और कलर करवा लेना। लड़का वहां से चला जाता है और मधु की भाभी आंख खोलकर पैसों को देखती है। क्या बात है, 1 लाख रुपए सिर्फ बाल ठीक करने के? अरे इन लोगों के पास पैसे हैं या पैसों की खान। नजर मत लगाओ भाभी, वैसे भी तुम्हारी जुबान है ही इतनी मनहूस की क्या कहना। देखा कितनी अमीर होने वाली हूँ मैं। अरे पैसे की तो बारिश होगी, बारिश, और मैं उस बारिश में भीग जाऊंगी।
घर का माहौल काफी खुश मिजाज था, लेकिन कोई था जिसे मधु की शादी से समस्या थी, और वो थी रचना, मधु की भाभी। पूरा खेल इसके बाल का ही है। मैं सुधा को फोन करती हूँ और उसी से पूछती हूँ, हाय सुधा, क्या हो रहा है? अरे होना क्या है, जल जल कर खाक हो रही हूँ। अच्छा हुआ मैंने फोन कर लिया, राख बन जाती तो किससे बात करती मैं। मजाक सूझ रहा है तुझे? एक वो मेरी ननद है, जब आती है ससुराल से ऐसे शो करती है जैसे हम नौकर और वो महारानी है। अरे इतना घमंड है पैसे का कि क्या कहूँ तुझे। क्यों, क्या हो गया? अरे कुछ नहीं यार, तू तो जानती है ना, मेरी ननद की शादी पैसे वाले घर में हुई है। बस फिर क्या, जब देखो तब ऐसे शो करती है जैसे हम तो कोई गए गुजरे लोग हो, ना दिखने लायक ना सुनने लायक। बस डॉक्टर की डिग्री में अमीर घर से शादी हो गई। तेरी ननद ने तो फिर भी पढ़ाई की थी ना। अरे मेरी वाली तो सिर्फ एक लंबे बाल के बदौलत मल्होत्रा खानदान की बहू बनने जा रही है। कौन मल्होत्रा? वो शहर की ज्वेलर जिनका बड़ा नाम है। अरे हाँ वही। लड़के को मधु के बाल अच्छे लग गए, फिर क्या, शादी तय। और रोक ले रचना, ये शादी किसी भी हाल में है। वो क्या है ना, जो हाल मेरा है वही तेरा हो जाएगा। उल्टी तेरे वाली तो और भी अमीर घर में जा रही है। अरे तेरा तो और भी बुरा हाल होगा। जानती हूँ मैं, लेकिन शादी कैसे रोकूं? अरे रात को ना बाल काट दी तेरी ननद के, फिर तो शादी नहीं होगी ना, और होगी फिर बाद में कहीं गांव देहात में। रचना को सुधा की बात जच जाती है और अगले रोज मधु की होने वाली सास आ जाती है। ये लीजिए मधु की माँ, ये सोने की चेन, सोने का झूमर और सोने का ही क्लिप। अरे मेरी बेटी इतने सारे गहने पहनेगी, इसके तो भाग्य खुल गए। नहीं नहीं, ये सिर्फ बाल में सजाने के लिए है। बालों की सजावट में 2 करोड़ रुपए। बाकी के गहने तो बाद में देंगे। मेरी बहू के लंबे बाल सबके सामने, मेहमानों के सामने सुंदर लगने चाहिए ना। सास बाल सजाने के लिए गहने देकर चली जाती है, लेकिन सुलगा जाती है आग बहू के सीने में। मेरे पास एक पायल भी नहीं है, और महारानी की बालों को सजाने के लिए 2 करोड़ के गहने। आज रात पता चलेगा। बहू चुपके से शादी की 1 रात पहले ननद के बाल काट देती है। माँ मेरे बाल, अब शादी कैसे होगी माँ? बेटा, ये काम जिसका है उससे तो मैं बाद में निपटूंगी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। तू सर पर पल्ला रखकर मंडप में बैठ जा। पर माँ, वो लोग तो करोड़ों के गहने देखेंगे ना मेरे लंबे बाल में। खैर, माँ के कहने पर मधु छोटे कटे बालों को छुपाकर मंडप पर बैठ जाती है कि तभी पुलिस वाले आ जाते हैं। हमें खबर लगी है कि यहाँ काला धन इस्तेमाल हो रहा है। लड़की के लंबे बाल में करोड़ों के गहने सजे हैं। दुल्हन को बोलो कि अभी पल्ला हटाकर बाल दिखाए। ससुराल वालों को सजा होगी, वो भी जीवन भर की। मधु सर से पल्ला हटाती है तो सामने होते हैं छोटे कटे हुए बाल। ना कोई गहना, ना सोना। देखा देखा, कुछ नहीं है। आप लोगों को गलत फहमी हुई है। कुछ भी तो नहीं है यहाँ पर। पुलिस वहां से चली जाती है। आप भले शादी तोड़ दे, लेकिन न जाने किसने मेरी बेटी से जलन खाकर सोते वक्त उसके बाल काट दिए। हम लोगों ने आपसे छुपाया, हमें माफ कर दीजिए। अरे हमें तो आप लोगों का धन्यवाद करना चाहिए। अगर वो गहने बहू के सर पर दिख जाते तो मैं और मेरा बेटा पूरा जीवन जेल की चक्की पीस रहे होते। जो लड़की घर के अंदर कदम रखने से पहले ही इतनी शुभ है, उसके साथ हमारे बेटे का जीवन कितना खुशहाल होगा ये हम सोच भी नहीं सकते। शादी की रस्में पूरी करो महाराज। बस फिर क्या था, मधु की शादी अमीर घर में हो जाती है और भाभी वो तो सिर्फ हाथ मलती रह जाती है। आज की कहानी है मीना की।
मीना के 2 बेटे थे और दोनों की शादी हो चुकी थी, पर एक छत के नीचे सास, जेठानी और देवरानी रहे और कलेश ना हो। ये तो मुमकिन ही नहीं है। इसलिए मीना ने पहले ही दिमाग लगाकर अपने फ्लैट के जस्ट बगल वाला फ्लैट खरीद लिया और अपनी एक बहू को दे दिया। अब मीना का जब जिस बहू के पास रहने का मन होता तो वो उस वक्त उस बहू के पास रहती। इससे दोनों में से किसी भी बहू को सास ससुर भारी भी नहीं लगते और इस तरीके से मीना अपनी दोनों बहुओं पर नजर भी रख पाती थी। सुबह के 8 बज गए और ये लड़की अभी तक सो रही है। अरे रिश्ता उठ भी जाओ ना, अभी मम्मी आ जाएगी ना तो होश ठिकाने आ जाएंगे तुम्हारे। नहीं आएगी मम्मी जी, और दिया के घर पर है। मैंने पहले ही दिया से बात कर ली थी, वो मम्मी जी को नाश्ता करवा कर ही आ भेजेगी। मेरे पास तो आराम से 2 घंटे हैं सोने के लिए। तुम्हें जाना है ना तो कल रात की रोटियां खाकर ऑफिस चले जाओ। गुड नाइट। और नाश्ता करने के पहले ही मम्मी बीच में आ गई तो? ऐसा दिया होने नहीं देगी ना। मैंने और दिया ने पहले ही प्लानिंग करके रखी है। परसों रात को जैसे उसे संदीप के साथ डिनर पर जाना था ना, तो मैंने मम्मी जी को खाना खिलाकर अपने पास सुला लिया था, तो दिया और संदीप आराम से बाहर घूमने जा सके और किसी को पता भी नहीं चला। अगर मैं उसके लिए ये कर रही हूँ तो उसे भी मेरी नींद का ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा दिमाग लगाया है तुम दोनों ने। अच्छी बात है। मम्मी पापा की नज़र में ये आता तो उन्हें बुरा लगता। उससे अच्छा है कि तुम दोनों भी अपने मन की कर रही हो और उन्हें भी चैन है। आराम से 10 बजे उठकर ऋषिता तैयार होती है और सीधा दोपहर के खाने की तैयारी में लग जाती है। तभी दरवाजे पर बेल बजती है। दरवाजे पर थे शोभित और मीना। तूने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया बहू? क्या पापा जी, आप भी ना क्या मजाक करते हैं। सुबह के 11 बज रहे हैं और अब तक नाश्ता नहीं बनेगा क्या? नाश्ता बनाकर टिफिन पैक करके मैंने 9 बजे ऑफिस पे भेज दिया। झूठे बर्तन भी धो दिए, झाड़ू पोछा सब हो चुका है। देखिए ना, ये तो दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। अगर मम्मी जी 1 बजे तक दोपहर का खाना खा लेंगी तो आराम से 4 बजे फिर से खा सकती है ना। डॉक्टर ने कहा है कि मम्मी जी छोटे छोटे ब्रेक में जितनी बार खाएंगी उनकी शुगर के लिए उतना ही अच्छा होगा। ये सुनकर अच्छा लगा कि मैंने दोनों बहुओं को अलग अलग करके बहुत अच्छा किया। ऋषु के पापा, शुरू में मुझे लग रहा था कि मैं अपना घर तोड़ रही हूँ, पर नहीं, दोनों अगल बगल में रहती है तो दोनों की अपनी जिंदगी भी है और दोनों में प्यार भी बरकरार है और मुझे भी दोनों जगह खाना खाने का मौका मिल जाता है। मम्मी जी, वो ना हरी मिर्च नहीं है तो मैं बगल से लेकर आती हूँ। हाँ। और हरी मिर्च लेने के बहाने ऋषिता दिया के पास जाकर उससे कहती है, मैंने दोपहर के खाने की पूरी तैयारी कर दी है। मैं मम्मी पापा को खाना खिला दूंगी, उसके बाद तू उन्हें अपने पास बुला लेना ताकि मैं शाम को किटी में जा सकूं। वरना मम्मी की नज़र में मेरी दूसरी किटी आ गई ना तो वो रोज़ इस बात का ताना मुझे देती रहेंगी, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे मैं भी इंसान हूँ यार, रिप्लाई में मैंने कुछ ऐसा वैसा कह दिया तो बात बिगड़ सकती है। आप चिंता मत कीजिए भाभी, मैं सब देख लूँगी। वैसे ये हरी मिर्च तो मेरे पास भी नहीं है, मैं तो खुद मेहता आंटी के यहाँ से मिर्च लेकर आई हूँ। जाइए ना, आप भी वहीं से ले आइए। और इसी तरह कभी तेरी कभी मेरी कर ये दोनों देवरानी जेठानी आपस में बड़े मौज से रह रही थी और दोनों में से किसी को भी अपने सास ससुर खटक नहीं रहे थे। पर कहते हैं ना, आम जिंदगी में जब तक तड़का ना लगे जिंदगी का मजा नहीं आता। और ऐसा ही तड़का इन बहुओं के लाइफ में भी लगने वाला था। एक शाम मीना के फोन पर उसकी बचपन की सहेली सुषमा का फोन आता है। अरे सुषमा, इतने दिनों बाद तुझे मेरा नंबर कहाँ से मिला? तू तो मुंबई शिफ्ट हो गई थी ना? मैंने सुना है तू शाहरुख खान के बंगले के पीछे रहती है। बिल्कुल सही सुना है मीना तूने, पर वहाँ तो मेरा फ्लैट है, मैं फ्लैट में थोड़ी ना रहती हूँ, मैं तो खुद के फार्म हाउस में रहती हूँ। खैर बताने को बहुत कुछ है मेरे पास, मैं कल सुबह की फ़्लाइट से कानपुर आ रही हूँ। अब तेरे घर आकर ही तुझे सब बताऊंगी, आओ ना। अरे ये भी कोई पूछने की बात है, आजा आजा, बिल्कुल आ। और अगली सुबह सुषमा अपने बैग्स लिए अपनी बचपन की सहेली के घर पहुंच जाती है। जा दिया, जाकर अपनी जेठानी को बुला कर ले आ। हाँ हाँ मम्मी जी, अभी बुलाती हूँ। आइए ना आंटी जी, अंदर तो आइए। और दोनों बहुएं मिलकर सुषमा की खातिरदारी में लग जाती हैं। अरे बैठ भी जा ऋषिता, कितना इधर उधर करेगी। मेरा किचन इस फ्लैट में ना आंटी जी, तो इधर उधर तो करना ही पड़ता है और आपकी खातिरदारी का मौका मैं छोड़ना नहीं चाहती। कितने दिनों बाद तो मम्मी जी की कोई सहेली आई है, तो इस सहेली का एक ज्ञान भी ले ले बेटा। ये फ्लैट का चक्कर छोड़ और बंगलों में शिफ्ट हो जा, प्लॉट ले ले कोई,
ये दो छोटे छोटे चौल जैसे घरों में रहना मुझे तो भाई समझ में नहीं आता। प्लॉट आंटी? हाँ बेटा, बहुत फायदा है। एक तो अमीरों में अपना नाम शामिल हो जाता है, ऊपर से तुम दोनों को जो इधर उधर करके चीज़ें संभालनी पड़ती है ना, वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट हो जाएगी। पर हमें यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है आंटी जी। कुएं में बैठे मेंढक को कुआं बहुत कंफर्टेबल लगता है बेटा, पर उसके बाहर भी तो दुनिया है। तुम दोनों को इस छोटे से माचिस के डिब्बे में रखा ही इसलिए गया है ताकि तुम दोनों दुनिया ना देख पाओ। वरना सोचो, क्यों शाहरुख खान के घर के पीछे का फ्लैट छोड़कर मैं फार्म हाउस में रहने चली गई हैं? और अपनी बातों से सुषमा मीना की बहुओं का ऐसा माइंड वॉश करती है कि सुषमा के जाने के बाद भी उनके सर से बड़ा घर लेने का भूत उतरता नहीं। रात के खाने के वक्त क्या फ़ायदा ऐसे खाने का जहाँ परिवार ही साथ ना हो। वहाँ भाभी, यहाँ हम, और इस दो परिवारों में डोलती हमारी सास। ये तो कोई बात नहीं है, पिछले 1 साल से ये सब कुछ ऐसा ही तो है। सालों से तो बहुत गलत कानून भी चल रहे थे, बदल गए ना, तो इसे भी बदलना होगा। जो हालत दिया की थी वही ऋषिता की भी। नहीं नहीं ऋषु, मुझे नहीं पता, आप एक प्लॉट ले रहे हो बस, मुझे इस माचिस के डिब्बे में नहीं रहना। अरे बाबू, ऐसा नहीं होता। पता नहीं किसने ये कीड़ा तुम्हारे कानों में भर दिया। दूर का ढोल सुहाना ही लगता है, पर क्या असलियत है वो तो बाद में समझ में आएगा ना। वैसे भी प्लॉट को 1-2 रुपये में नहीं आता, अच्छी खासी मोटी रकम चाहिए, तो ये सब भूल जाओ। पर दिया और ऋषिता कहाँ समझने वाली थी। अब हर रोज दोनों घरों में इसी बात पर झगड़े होने लगे, जिससे संदीप और ऋषु बुरी तरह परेशान हो जाते हैं। उनकी ये हालत देखकर बॉस उन्हें कैबिन में बुलाते हैं। क्या बात है, आजकल तुम दोनों बहुत लॉस्ट रहते हो। सर, मेरी वाइफ फार्म हाउस में शिफ्ट होना चाहती है और उसके लिए वो मुझे प्लॉट लेने को कह रही है। कैसे होगा सब मैनेज, वही सोचता रहता हूँ। इतने बड़े अमाउंट का लोन उठाना, स्ट्रेस तो होगा ही ना सर। फार्म हाउस का चस्का पहले मेरी वाइफ को भी था, बट अब मेरा फार्म हाउस पिछले 6 महीनों से खाली है। तुम दोनों चाहो तो वहाँ शिफ्ट हो सकते हो, एक ट्रायल ले लो उसी में सब समझ में आ जाएगा। और ऋषि और संदीप की टेंशन खत्म हो जाती है। दोनों बर्फी और गुलाब जामुन लेकर अपने घर पहुंचते हैं। मुंह मीठा करो ऋषिता, प्लॉट क्या, हमें तो पूरा का पूरा फार्म हाउस मिल गया है, ऐश करो। इस फार्म हाउस को हमने सर से रेंट पर लिया है, रह कर देखते हैं, जच गया तो अपना प्लॉट खरीद कर फार्म हाउस बनवा लेंगे। ये हुई ना बात भैया। अरे वाह मम्मी जी, अब हम सब एक साथ रहेंगे एक छत के नीचे अपने फार्म हाउस पर। अब इन दोनों फ्लैट्स को हम रेंट पर लगा देंगे और जो पैसे आएंगे उससे आप बॉस को रेंट दे दीजिएगा और जो पैसे बचेंगे वो सेव हो जाएंगे। कितना शुभ है ना हमारा फार्म हाउस, अभी आया भी नहीं और अभी से इनकम भी बना दी उसने। अब जल्दी से सामान पैक कर देते हैं, शिफ्ट जो होना है हमें। आज शाम को मार्केट चलते हैं, मम्मी जी आप भी चलिए। अब अगर फार्म हाउस पर आएंगे तो ऐसे पुराने कपड़े थोड़ी ना पहनेंगे, नए नए कपड़े होने चाहिए, पैर में मखमली चप्पल होने चाहिए। और ये झाड़ू कौन यूज करेगा, मार्केट से ना एक वैक्यूम क्लीनर भी ले लेंगे। जितना का हाथी नहीं उतने का तो झुंझुना बना लोगे तुम दोनों। बेकार में इतना खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सामान पैक करो और शिफ्ट करने की तैयारी करो। और मीना का पूरा परिवार फ्लैट छोड़कर फार्म हाउस में शिफ्ट हो जाता है। अरे बाप रे, ये फार्म हाउस है, ये तो पूरा का पूरा महल लग रहा है, इतना बड़ा। ये तो हमारी सोसाइटी से भी बड़ा है, नहीं ऋषि के पापा? क्या मीना जी, उतना भी बड़ा नहीं है। हाँ, गार्डन एरिया जोड़ दे तो बड़ा है। देख लिया संदीप, अगर मैंने आपको फोर्स नहीं किया होता तो क्या हम इतने बड़े घर में कभी आ पाते? कहाँ वो छोटा सा हमारा फ्लैट और कहाँ ये बड़ा सा फार्म हाउस। ऊपर से ना कोई शोरगुल, ना ही दूषित हवा, ना ही पड़ोसियों के लड़ने की आवाज़ आएगी, ना ही बिल्डिंग के बच्चे बार बार बैल बजाकर भागेंगे, ना ही बार बार मेंटेनेंस देने की टेंशन, ना ही जनरेटर ना होने पर लिफ्ट बंद होने का खौफ। वैसे भी ये सारी प्रॉब्लम ना लोअर मिडिल क्लास लोगों को ये आती है दिया, और अब हम तो रिच लोगों में आने लगे हैं। हमारा खुद का फार्म हाउस है, खुद का। अब चल किचन में चलते हैं, खाने की तैयारी जो करनी है। तेरी शादी के बाद पहली बार हम दोनों देवरानी जिठानी एक ही रसोई में खाना बनाएंगे। ऋषिता और दिया किचन में जाते हैं, पर किचन में तो सब्जियां होती ही नहीं। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि किचन तो हमने सेट किया ही नहीं। मसाले तो मैं ले आई थी, पर सब्जियां तो फ्रेश लानी होगी ना।
तो हम दोनों चलते हैं ना भाभी, इसी बहाने थोड़ा वॉक भी कर लेंगे और अगल बगल वालों से मिल भी लेंगे। पर फार्म हाउस वाले एरिया में कहाँ सब्जी मार्केट होने वाला था और कहाँ कोई अगल बगल वाला मिलता। जैसे ही दिया और ऋषिता बाहर निकलते हैं, चारों तरफ फैला सन्नाटा उन्हें अजीब सा लगता है। फ्लैट से यहाँ आने के वक्त इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी मन में कि मैंने नोटिस ही नहीं किया कि यहाँ आसपास में कोई मार्केट ही नहीं है। कब से चल रहे हैं हम भाभी, अभी तक एक सब्जी वाला नहीं दिखा। सब्जी वाला छोड़, यहाँ तो लगता है 1-2 किलोमीटर के अंदर सिर्फ हमारा ही फार्म हाउस है। अब सब्जी कहाँ से मिलेगी हमें? यहाँ तो कोई अड़ोसी पड़ोसी भी नहीं है जहाँ नमक मिर्ची मांगने जा सके। दिक्कत तो होने वाली है। आज का खाना बाहर से मंगवा ले। पर भाभी गाड़ी तो अभी तक यहाँ आई नहीं है, ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे। चलिए, ये बात ना आप किसी को बताइएगा मत, वरना बेकार में सब हमारी चॉइस पर ऑब्जेक्शन करने लगेंगे। घर जाकर दिया कहती है, सब्जी वाले के तो नखरे बताइए मम्मी जी, 100 रुपये के नीचे तो कोई सब्जी वाली सब्जी नहीं दे रही थी। अब हम सब्जी लेंगे, फिर तेल लगेगा, सिलेंडर लगेगा। उससे अच्छा मैंने सोचा क्यों ना हम ऑनलाइन ही खाना मंगवा लें। वैसे अभी घर भी तो एडजस्ट करना है और खाना बनाकर हम थक जाएंगे तो बाकी काम कैसे होगा। ठीक है, फिर मैं ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर देता हूँ। और संदीप खाना ऑर्डर करने के लिए ऐप ओपन करता है, पर जैसे ही वो अपना लोकेशन डालता है, डिलीवरी बॉय कहता है, आई एम सो सॉरी सर, आपका फार्म हाउस शहर से काफ़ी दूर है, इसलिए वहाँ पहुँचने के लिए 200 रुपया एक्स्ट्रा कन्वेंस चार्ज आपको देना पड़ेगा। एक तो खाने पर आप लोग कोई ऑफर नहीं दे रहे, ऊपर से 200 रुपया एक्स्ट्रा पैसे क्यों दो भाई? इतनी दूर हमारी कंपनी ऑर्डर नहीं लेकर जाती सर, और अगर लेकर जाती है तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं। सो सॉरी। ये क्या, डिलीवरी बॉय तो फ़ोन काट देता है। और आओ फार्म हाउस में, जिसके पास पैसे एक्स्ट्रा है वो दे दे 200 रुपये। 200 रुपये के लिए इतना मत बोलिए आप, मैं देती हूँ ना 200 रुपये। अब लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो थोड़ा बहुत खर्चा तो लगेगा ना। कुछ देर बाद खाना होम डिलीवरी करके उनके घर पहुँचता है। खाना खाकर कुछ देर रेस्ट करने के बाद शोभित कहता है, घर जितना बड़ा है उसको संभालने में उतनी ही दिक्कत होने वाली है। पहले तो घर के कामकाज के लिए हमें एक नौकर रखना पड़ेगा। हाँ तो जाइए, आप ढूंढ कर ले आइए। लेबर या पुराने बिल्डिंग वालों को कॉल कर लीजिए, कोई ना कोई तो लेबर भिजवा ही देगा। ठीक है, तब तक आप लोग फार्म हाउस की साफ सफाई शुरू कीजिए। काफ़ी दिन से बंद पड़ा है तो कितना गंदा है। शोभित 20 से ऊपर काम वालों को फ़ोन लगाता है, पर इतनी दूर आने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। जो एरिया आप बता रहे हैं ना साहब, वहाँ तो सिर्फ फार्म हाउस है, और एक फार्म हाउस कितना बड़ा होता है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अकेले से तो काम मेरे से होगा नहीं, मुझे अपने साथ एक और मजदूर को लाना होगा। मेरी हाजिरी 1300 रुपये होगी और उसकी 800-900 ऊपर से आने जाने का खर्च। अगर आपको समझ आता है तो ठीक है, वरना बहुत काम पड़ा है मेरे पास। ये सुनकर शोभित का तो दिमाग ही खराब हो जाता है। अरे फार्म हाउस में कोई मजदूर काम पर आना ही नहीं चाह रहा। 1300 रुपया कोई लेबर चार्ज मांगता है क्या? उसमें भी उसका कहना है घर साफ करने में उसे 2 दिन लगेंगे। सुबह 10 बजे आएगा, शाम को 4 बजे तक चला जाएगा, और साथ में एक और मजदूर भी लेकर आएगा। किसके पास रखे है 4000 रुपया, वो बुला कर ले आया लेबर। अपना फ्लैट तो हम रेंट पर लगा ही रहे हैं ना पापा जी, अभी पैसे मैं दे देती हूँ। 4000 रुपये है ना, आप बुला लीजिए लेबर को। और शोभित लेबर को बुला लेता है। फार्म हाउस साफ सुथरा होकर एडजस्ट भी हो जाता है, पर रोज़मर्रा की प्रॉब्लम सॉल्व होती कैसे, और कब तक सभी बाहर का खाना खाते? मैं तो कहता हूँ सभी काम बांट ले तो अच्छा होगा, क्योंकि प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा होने वाली है। यहाँ तो आसपास कोई सब्जी मार्केट भी नहीं है, एक हफ्ते में एक ही बार सब्जी लाई जा सकती है। 2 दिन फार्म हाउस की सफाई क्या हुई कि पीने का पानी भी खत्म हो गया। यहाँ तो कोई पड़ोसी भी नहीं है जिससे हम मांग कर ले आए। इससे अच्छा तो हमारा फ्लैट था। वही तो बात है मम्मी, ये ऑफिस तो रोज जाना है हम लोगों को। हम लोगों का ऑफिस यहाँ से कितना दूर पड़ रहा है, आधा से ज़्यादा पैसा तो पेट्रोल में चले जाएंगे। अरे ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों भाइयों में से कोई हफ्ते में एक बार सब्जी ला देना, हम दोनों देवरानी जेठानी मैनेज कर लेंगे। और अगर बीच में कभी सब्जी की ज़रूरत पड़ी तो वॉक करने के बहाने मम्मी जी चली जाएंगी मार्केट। ना भाई, मुझे नहीं जाना मार्केट। फार्म हाउस तुम दोनों को आना था ना, तो तुम कर लेना वॉक। काहे का वॉक और काहे की मस्ती। इतना बड़ा फार्म हाउस जहाँ रसोई घर की एक छोर पर थी तो डाइनिंग टेबल दूसरी छोर। बहू रोटी।
4 दिन पुरानी सब्जी जो सड़ गल रही है, उसके साथ भी इनको और रोटी खानी है। ना बाबा ना, अब मैं रोटी लेकर नहीं जाऊंगी डाइनिंग टेबल तक। इतनी दूर चल चल कर तो मेरी एड़ियाँ दुखने लगी है भाभी, आप चली जाओ ना। अरे ये भी कोई बात हुई दिया, मैं भी तो गर्मी में रोटियां सेक रही हूँ ना, तू जा जाकर परोस करा। कभी कोई रोटी दिया से मांगता तो कभी कोई। रोटी देगा कोई? और जैसे ही 12वीं बार दिया रोटी लेकर डाइनिंग टेबल तक पहुंचती है, बेहोश होकर वहीं गिर पड़ती है। सभी उसे कमरे में ले जाकर उसके चेहरे पर पानी छिड़कते हैं। और जाओ फार्म हाउस में, ले लिए मजे, हो गई बेहोश? वो तो इसलिए क्योंकि इतने बड़े घर में हमारे पास कोई काम वाली नहीं है ना। घर भी हमें सेटल करना पड़ा, किचन इतना बड़ा है, उसे साफ करना, बर्तन धोना, घर का काम करना, थकावट तो होगी ना। एक काम वाली रहेगी तो ये टेंशन खत्म हो जाएगी। तो ढूंढ लो काम वाली और बुला लो उसे। अगली सुबह अपना सामान बांधकर रिशु और दिया अपने कमरे से बाहर आती हैं। क्या हुआ दिया? किया था मैंने काम वाली को कॉल, पर इतनी दूर कोई काम वाली आने को तैयार नहीं हो रही। दिन भर घर पर बैठे बैठे हम लोग भी बोर हो गए। यहाँ तो अड़ोसी पड़ोसी भी नहीं है, कोई गॉसिप वाला भी नहीं है। मन कैसे लगे इंसान का। मैं तो अपने फ्लैट में जा रही हूँ भाई। और हफ्ते भर के अंदर ही दोनों बहू के दिमाग से फार्म हाउस का भूत उतर जाता है। हेलो सर, आपका फॉर्मूला तो काम आ गया। बॉस इज ऑलवेज राइट। अरे हरियाणवी भाषा तो तन्ने पता है ना, जरा लठ मार हुए है, पर प्यार की कोई कमी ना। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या, हमारा चैनल तो हिंदी था, ये हरियाणवी बोली। क्योंकि आज की हमारी बहू है हरियाणवी, जिसकी शादी हो जाती है उत्तर प्रदेश के एक शुद्ध पंडित परिवार में। अब क्या होता है शादी के बाद, आइए देखते हैं। और प्रियंका, मैंने रामायण की चौपाई और पाठ सारा समाप्त कर लिया है, जल्दी से भोजन लगा दो। तन्ने कब से कह रही सु, खाना लागण पड़ा है, पर कान में जू ना रेंगुसु। तुम्हारी भाषा ना इतनी प्यारी लगती है जब तुम हरियाणवी में बोलती हो। मन तो करता है 2-4 रोटी एक्स्ट्रा ही खा जाऊं। हैं, घना प्यार आ रहा सु तो जा जाकर भूसा खाकर मर जा। तुम हरियाणवी का प्यार भी ना मार काट वाला ही होता है। अच्छा सुनो, मेरी बहन की शादी तय हो गई है और इस बार तुमको भी चलना है। माँ की जिद है कि बहू को लेकर ही आना है। तो हाँ वो तो ठीक है, पर क्या है, हमारी जबान थोड़ी वैसी सी है सु, डर लागे है तेरी माँ सूत ना दे मन्ने को। कैसी बात करती हो, बहू हो तुम उनकी, क्यों मारेगी तुम्हें वो? अरे प्यार से रखेगी। पति नहीं मानता और बीवी को जिद करके उसके ससुराल ले जाता है, लेकिन वहाँ स्वागत कैसा होता है देखिए जरा। भैया, ये भाभी ने साड़ी पर शर्ट क्यों पहनी है? है छोरी, क्यों हंसन लगी है? आज हमारी ड्रेस घनी चंगी ना लग रही क्यों? तभी सास भी आ जाती है। हे भगवान, शरीर का जो अंग बहुओं का ढका होना चाहिए वो सारा तो दिख रहा है, और कहने को साड़ी पहनी है सासू माँ क्या बोलन लगी सु, सर पर पल्ला ना देख रही है नू? क्या नू ना बोल रही हो बहू? और प्लीज कपड़े थोड़े तहजीब वाले पहनने की कोशिश करो। अब चलो अंदर आ जाओ, आओ। बहू अंदर जाती है। सारे घर में सोफे, बेड और झूले दिख रहे होते हैं। है माँ जी, 4 पाई कित्थे सु, वो मारे को नींद ना आवे सु, 4 पाई पर ही कमर सीधी होती है मारी। 4 पाई? कैसे बात करती हो बहू? आज के समय में कौन 4 पाई पर सोता है? बहू पति की ओर देखती है। वो तुम आज मैनेज कर लो, मैं कल 4 पाई लेकर आता हूँ। आज रात को पक्का कहीं से इंतजाम कर ही लूंगा। अरे बेटा, 4 पाई घर में रखेंगे कहाँ? भाई, और क्या क्या अरेंज करना है वो भी बता दो। वो कोई ना, मैं ही मैनेज कर लूंगी। बस तू ना लंबे से ग्लास में दूध छान कर लिया है नी छोरी। दूध छान कर? लेकिन पैकेट वाला दूध तो छान कर ही आता है भाभी। रुको मैं अभी ले आती हूँ। ओए कौन पिए सु पैकेट वाला दूध? मन ने तो भैंसिया चाहू सु। माँ सर पर हाथ रख लेती है। अरे बेटा, देख ले क्या करना है। मुझे तो बेटी की शादी करके उसे इज्जत से विदा करना है। पैसे वाले लोग हैं इसके ससुराल वाले,
घर में 4 पाई और भैंस देखेंगे तो क्या कहेंगे? अरे माँ, आप परेशान ना हो, मैं बात करता हूँ ना प्रियंका से। पति बीवी के पास जाता है। देखो, साड़ी को ना ऐसे नहीं पहनते यहाँ पर, और ये सर पर पल्ला रखने का भी स्टाइल हमारा नहीं है। अब तुम यूपी की बहू हो, हरियाणा को भूल जाओ। हरियाणा भूल जाओ? और वो भी किसी शुद्ध हरियाणवी से ये बात कही जाए तो अंदर का सारा हरियाणा बाहर निकल आता है। फिर क्या हुआ? ए छोरे, के कहन लागे से हरियाणा हरियाणा मारे अंदर बसता है। मैं मारी धरती माँ भूल जावे, होड़ ना सके, समझे? छोरे, अब मैं इतने पल ना रुकू, चालू सही। जय राम जी की। बहू अपना सामान उठाकर जा रही होती है कि दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं ननद के ससुराल वाले। अरे क्या हुआ? आप लोगों के घर तो बड़ा शोर हो रहा है, सब ठीक तो है ना? वो क्या है कि आपकी बहू आने वाली थी तो हमने सोचा मिल ले जरा, देखे तो कैसे रखती हैं आप अपनी बहू को। बहू के सामने उसी की बात हो रही थी। सास भी समझ जाती है कि भैया गई सारी की सारी भैंस अब पानी में। बहू नाराज और सामने बेटी का ससुराल। वो हम हैं इनकी बहू। वो क्या है ना, जरा छोटे घर के हैं तो यहाँ भी मौज मस्ती कर लेते हैं। पता होता आप लोग आ रहे हैं तो कपड़े कायदे के पहन लेते, क्यों जी? पति बीवी का एकदम से हरियाणवी से यूपी वाला बदलाव देखकर हैरान हो जाता है। अब अरे बेटा, क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? बीवी की बात समझ में नहीं आई क्या? वैसे मान गए बहन जी, बहू की हंसी खुशी देखकर लग रहा है कि बहू बेटी वाला घर है। जीती रहो बहू, जीती रहो। सभी बैठते हैं, खाते पीते हैं और बहू से बात करते हैं। तो कहाँ की रहने वाली हो बेटी? कठकाठी से तो हरियाणवी लग रही हो। प्रियंका पति की उस बात को याद करती है कि अपना हरियाणा भूल जाओ। ना जी ना, हम तो यूपी के ही हैं, वो जिला बलिया के। पति बीवी की बात से हैरान कि ये प्रियंका को क्या हो गया, लेकिन सभी मेहमानों के जाने के बाद, बहू प्रियंका, हमें माफ कर दे। हम तेरे लिए जरा सा भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहे थे, और एक तू है पूरी बोली भाषा ही बदल ली। और देखना माँ, भाभी सिंपल सी साड़ी में कितनी प्यारी सी लग रही हैं। पति भी प्रियंका से माफी मांग लेता है। अगले रोज, बहू, ओ बहू, क्या बदबू आ रही है पूरे घर में? क्या हो गया है? हाय रे, लग रहा है कोई जानवर घर में घुस गया और पूरे घर में गोबर करके गया है। ऐ क्या कहन लाग से सासू माँ, गोबर से लिपो है मैंने घर पूरा। क्या? लेकिन हम लोगों के घर में तो टाइल्स लगी है ना? लगी ना है सासू माँ, लगी से। अब तो ना है कोनो टाइले, सब उखाड़ दी से। हाय रे, सास पूरे घर की ओर नजर डालती है तो पूरे घर में मिट्टी ही मिट्टी। ऐ जब मिट्टी की सुगंध आवे है ना ससु माँ, वहीं से लागे है कि हम भारत की धरती में हैं। नहीं तो मैं जब अमेरिका में रहती थी ना, हाय रे सासू माँ, मिट्टी की सुगंध के लिए तरस जाती थी। है? तू अमेरिका कब गई थी बहू? माँ, इसका बहुत अच्छा काम चल रहा था अमेरिका में। अगर मुझसे फेसबुक पर प्यार ना हो जाता तो ये तो अमेरिका में अपना बिजनेस करने वाली थी, और बहुत अच्छा भी चल रहा था इसका काम। हाय रे, भाभी इतनी टैलेंटेड है। लेकिन भाभी वहाँ क्या काम करती थी आप? मैं ना वहाँ जो भारतीय रहते थे उन सबको जोड़ने के लिए भारतीय खाना और कल्चर को प्रमोट करने वाली जो जो चीज होती है उसकी दुकान खोल रखी थी। अरे गोबरों की क्या डिमांड है माँ जी वहाँ पर? क्यों? वहाँ की गाय गोबर नहीं देती क्या? देती है ना माँ जी, लेकिन वहाँ के गोबर में वो बात नहीं है जो यहाँ के गोबर में है माँ जी। तभी ससुर जी भी आ जाते हैं। अरे ये क्या कर दिया बहू? मैंने लाखों रुपए खर्च करके टाइल्स लगवाई थी, तूने ये क्या कर दिया? ससुर जी, मेरा पैर फिसले है चिकनी फर्श पे, सो मट्टी का करवा लिया। अब आप ये सब ना देखे, आप तो शादी की तैयारी करें, तैयारी। हाँ, ससुर भी क्या करता, अब तो वक्त भी नहीं बचा था कि वो पूरे घर में फिर से फर्श लगवाए। और फिर वो दिन भी आ जाता है जब घर में मेहमानों का आना जाना शुरू होता है। हाय रे फुलवा, तूने तो घर बिल्कुल मेरे लायक कर रखा है। मिट्टी में चटाई बिछा कर सो जाओ। तभी बुआ सास भी आ जाती है। हाय रे, कितना ठंडा घर और गोबर की खुशबू, वाह जी वाह।
अब तो मैं पूरी शादी निपटा कर ही जाऊंगी। लाओ लाओ, क्या काम है? अरे कर लो, मेरा सामान मंगवा लो और 1 महीने का। अरे दीदी तो कहाँ हम लोगों के घर 2 दिन भी नहीं रुकती थी, अब 1 महीने की बात कर रही है। अरे दीदी रुक जाएंगी ना तो कितने सारे काम निपट जाएंगे। दीदी कपड़े कितने अच्छे सिलते हैं, निधि की शादी का लहंगा तक भी घर में ही बना देंगी। अरे वाह दीदी, ऐसे में तो मेरे हजारों रुपए की बचत हो जाएंगी। तभी मौसी भी आ जाती है। अरे दीदी वाह जी वाह, मैं नहीं जानती थी कि मेरे बच्चों के लिए आप भैंस लाकर दरवाजे खड़ी कर दोगी। दीदी अब तो हम यहाँ ना पूरी शादी तक रुकेंगे, खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी समझो। अरे मैं तो पूरी बारात का खाना अकेली बना लूं अगर मेरे बच्चों को रोज भैंस का ताजा दूध मिलता रहे। क्या बात है कमला, फिर तो मैं कैटरिंग वाले को मना कर देता हूँ। शुक्र है मेरे तो लाखों रुपए बच गए। तभी बूढ़े ताऊ जी आ जाते हैं। भैया आप आइए आइए। सामने खाट बिछी देखकर ताऊ कहते हैं, अरे मुन्ना, खाट ले आया तू? अच्छा हुआ वो डल्लप का गद्दा हट गया, अब आराम से महीना रहूंगा। ला, सारा पैसा गहना लेन देन का हिसाब मैं इसी खाट में बैठ कर दूंगा, तू निश्चिंत रह। अरे भैया आपने तो मेरी रातों की नींद जो उड़ गई थी ना वो वापस ले आए। भला हो बहू का जिसने घर का माहौल ऐसा कर दिया कि शादी में होने वाला सारा खर्चा तो बचा ही, पूरा परिवार भी अब महीनों साथ रहेगा। प्रियंका, जिसे अगर कोई जरा सा भी कुछ कह दे तो उसे वो बर्दाश्त नहीं होता, चाहे कोई उसके भले के लिए भी उससे कुछ कहे तो भी उसे लगता है कि लोग उसकी प्राइवेसी खराब कर रहे हैं। अब ऐसे इंसान को कोई भी बात समझाना कितना मुश्किल होता है, ये तो आप समझते ही होंगे। तो चलिए देखते हैं प्रियंका को उसके परिवार वाले ये बात समझा पाते हैं या अपनी प्राइवेसी के चक्कर में मुसीबत को अपनी जिंदगी में न्योता दे देती है। अरे आ गई बेटा, आज तो तुझे आने में बहुत देर हो गई। हर रोज तो तू घर 5 बजे तक आ जाती है। अरे क्या है मम्मी, अब आप क्या मेरे घर आने के 1-1 मिनट का हिसाब रखोगी? अरे बेटा मैंने तुझे कुछ कहा थोड़ी ना है, बस यूं ही पूछ रही हूँ। अब माँ हूं तो चिंता तो हो ही जाती है। ट्रैफिक ज्यादा था क्या, इसलिए घर आने में देर हो गई होगी, है ना? नहीं, मैं पूजा के साथ मार्केट गई थी। और अब ये मत पूछना कि हम दोनों ने मार्केट जाकर क्या खरीदा। अब मुझे हर बात आपको बताने की जरूरत नहीं है। अरे बेटा मैंने तो तुझसे पूछा ही नहीं कि तूने मार्केट जाकर क्या खरीदा। मैं तो बस तुझे ये कह रही हूँ कि अगर कभी घर आने में देर होने वाली हो तो फोन करके बता दिया कर, हमें चिंता होती है ना। रहने दो मम्मी, मुझे अच्छी तरह पता है कि आपको बस ये जानना होता है मैं किस समय कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ। अरे मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरी अपनी थोड़ी प्राइवेसी है, मुझे कहाँ जाना है, किसके साथ जाना है, ये सब मुझ पर छोड़ दो ना। अरे प्रियंका, मम्मी जी ने तो तुमसे ऐसे ही कुछ कहा ही नहीं। पता नहीं तुम सबकी बातों को हमेशा गलत क्यों समझती हो। भाभी अब प्लीज आप बीच में कुछ मत बोलो। अगर कुछ खाने के लिए तो दे दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। खाना तो बस अभी बन रहा है, थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो फिर आज आप खाना मेरे कमरे में ही दे देना। इतनी थक गई हूँ, नीचे आकर खाना खाने का मन ही नहीं है। ठीक है। ये लड़की भी ना, पता नहीं दिन पर दिन इसे क्या होता जा रहा है। कोई बात नहीं मम्मी जी, थोड़े टाइम बाद अपने आप समझ जाएगी, आप टेंशन ना लो। थोड़ी देर बाद डिम्पल प्रियंका के कमरे में खाना लेकर जाती है। बहुत देर तक वो कमरे का दरवाजा खटखटाती है पर प्रियंका दरवाजा ही नहीं खोलती। डिम्पल को उसकी टेंशन हो जाती है। प्रियंका, प्रियंका, अरे दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो, क्या हो गया? मम्मी जी जल्दी आइए। अरे क्या हो गया बहू, इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है? पता नहीं प्रियंका अपने कमरे का दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है। मैं इतनी देर से उसे आवाज लगा रही हूँ। मम्मी जी मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं बाहर जाकर पड़ोस वाले मनोज भैया को लेकर आती हूँ, अब वही आकर इस गेट को तोड़ेंगे। डिम्पल की इतना कहते ही प्रियंका अपना दरवाजा खोलती है और अपने कानों में ईयरफोन लगाए हुए अपने कमरे से बाहर निकलती है। उसे देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं। अरे भाभी अच्छा हुआ आप खाना लेकर आ गई, बहुत भूख लगी थी, थैंक यू। पहले तो तू ये बता तूने अपना दरवाजा क्यों बंद किया था? अब क्या कह रही हो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ये कान की डांटियां निकालेगी तब तो कुछ सुनाई देगा ना। निर्मला प्रियंका के ईयरफोन्स निकाल देती है। अरे ये क्या कर रही हो मम्मी? मैं क्या कर रही हूँ वो छोड़, पहले तू ये बता तुझे गाना सुनते हुए ये दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत थी? इतनी देर से बहू तुझे आवाज लगा रही है लेकिन तुझे कोई होश ही नहीं है। अरे अपनी प्राइवेसी के लिए रूम का लॉक तो बंद ही रखूंगी ना। और भाभी आप मुझे कॉल कर सकती थी ना, तो मैं दरवाजा खोल देती।
हे भगवान, तेरी इस प्राइवेसी ने हमारे नाक में दम करके रख दिया है। जब देखो तब प्राइवेसी प्राइवेसी। अरे भाड़ में गई तेरी प्राइवेसी। पता है कितनी टेंशन हो गई थी हमें। मम्मी आपको ना हर बात में टेंशन हो जाती है, लेकिन अब तो पता लग गया ना कि जब मेरे रूम में आओ तो कॉल करके आओ, तभी मैं दरवाजा खोलूंगी। चलो अब आप दोनों जाओ, मुझे आराम से मेरा खाना खाने दो। प्रियंका उन दोनों के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। कहीं ना कहीं अब उसकी भाभी को भी लग रहा था कि प्रियंका कुछ ज्यादा ही कर रही है, लेकिन इससे पहले वो प्रियंका को कुछ समझाती कि अगले दिन, मम्मी मेरी फ्रेंड गीतिका अपनी आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई जा रही है और मुझे भी अपनी आगे की पढ़ाई वहीं करनी है, तो आप मुझे कॉलेज की फीस दे दीजिए, मैं गीतिका के साथ जाकर एडमिशन करवा लूंगी। अरे वाह बेटा, ना मुझसे कुछ पूछा, ना मेरी इजाजत मांगी, बस खुद से सब कुछ फाइनल कर लिया। देख, मैं तुझे इतनी दूर पढ़ने के लिए अकेले नहीं भेजने वाली। लोग बाहर से इतनी दूर दूर से हमारी दिल्ली की यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं और तुझे दिल्ली छोड़कर बाहर पढ़ने जाना है। मम्मी ग्रेजुएशन तो मैंने दिल्ली में रहकर करी ना, अब मुझे मेरी लाइफ जीने दो ना। अगर मुझे वहां जाकर पढ़ना है तो मुझे वहां रहने दो, थोड़ी तो मेरी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करो। तू ना मुझे गुस्सा मत दिला, तेरी इस प्राइवेसी ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। जब देखो तब इस प्राइवेसी का राग अलापती रहती है। अरे किसी के माँ बाप इतनी छूट देते नहीं होंगे जितनी हमने तुझे दे रखी है। जो मर्जी वो पहनने देते हैं, तेरा पर्सनल कमरा, पर्सनल फोन, घूमने फिरने के लिए कभी मना नहीं करते, फिर भी न जाने क्यों हमेशा प्राइवेसी प्राइवेसी करती रहती है। वो सब कुछ भी हो मम्मी, लेकिन मुझे बाहर पढ़ने जाना है तो जाना है, मैंने कह दिया तो कह दिया। प्रियंका गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली जाती है। निर्मला को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इस लड़की ने तो मेरे नाक में दम करके रख दिया है। अब इसने शहर जाकर पढ़ाई करने की ये नई जिद शुरू कर दी। इसे पता भी है कि अकेले कैसे रहा जाता है। ठीक से रोटी बनानी तो आती नहीं और शहर में अकेले रहना है। ठीक काम करो ना मम्मी जी, इतनी टेंशन लेने से अच्छा है कि शहर जाने के लिए आप प्रियंका का एग्जाम ले लो। शहर जाने के लिए कौन सा एग्जाम होता है? मैं कुछ समझी नहीं डिम्पल। देखो मम्मी जी, अब प्रियंका को आपसे अपनी एक बात मनवानी है तो उसके लिए आपको अभी तो प्रियंका के लिए कुछ शर्तें रखनी चाहिए। मुझे भी पता है कि प्रियंका शहर में अकेली नहीं रह पाएगी और हम चाहे उसे समझाने की कितनी भी कोशिश करें, लेकिन वो हमारी बात नहीं समझेगी। इसलिए अब उसे समझाने के लिए हमें अपनी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। अरे बहू, तू क्या इतनी देर से बातों को गोल गोल घुमा रही है? सीधे सीधे बताना तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मम्मी जी देखो, प्रियंका शहर में अकेली रहेगी तो उसे अपना सारा काम अकेले खुद करना पड़ेगा, तो आप उसे बोलो कि पहले 1 महीना वो यहाँ पर रहकर अपना सारा काम अकेले खुद संभाले। खाना बनाने से लेकर झाड़ू पोछा कटका बर्तन सब कुछ खुद करे। और ये तो मुझे अच्छी तरह पता है कि प्रियंका अकेली ये सब कभी नहीं संभाल पाएगी। अपना गेस्ट हाउस खाली है ना, उसे बोलो कि 1 महीना अकेली गेस्ट हाउस में रहे, सब कुछ संभाले, और अगर उसने 1 महीना सब कुछ ठीक से संभाल लिया तो आप उसे शहर जाने दोगी। अरे वाह बहू, ये तो वही बात हो गई। जैसे सूरज कभी पश्चिम से नहीं उग सकता, वैसे प्रियंका मेरी इस चैलेंज को कभी पूरा नहीं कर सकती। आप सबक सिखाती हूँ इसे। बहुत प्राइवेसी प्राइवेसी करती है ना, इसे इतनी प्राइवेसी दे दूंगी कि इसे प्राइवेसी से ही नफरत हो जाएगी। अगले दिन निर्मला प्रियंका को अपने पास बुलाती है। क्या हुआ मम्मी, क्यों बुलाया मुझे? मैं अच्छी भली अपने कमरे में बैठी थी। अरे तेरे भले के लिए ही तो मैंने तुझे यहाँ पर बुलाया है। तुझे पढ़ने के लिए शहर जाना है ना बेटा? हाँ वो तो जाना है। देख, अगर तुझे शहर जाना है तो मैं तुझे शहर भेज दूंगी, लेकिन उसके लिए तुझे मेरी एक बात माननी पड़ेगी। कैसी बात? शहर जाकर तू अकेली रहेगी, जिसका ना मुझे जरा डाउट है कि तू रह पाएगी कि नहीं। तो वहां जाने से पहले 1 महीना तुझे गेस्ट हाउस में रहकर अपना सारा काम खुद संभालना होगा। जैसे शहर में तुझे अपना खाना खुद बनाना है, कपड़े खुद धोने हैं, सफाई खुद करनी है, बस वही सब तुझे 1 महीना अपने गेस्ट हाउस में रहकर करना है। एक तरीके से शहर जाने के लिए ये तेरा एग्जाम है। अगर तूने इसे क्लियर कर लिया तो मैं तुझे शहर जाने के लिए कॉलेज की फीस दे दूंगी, और गेस्ट हाउस में रहेगी तो तेरे पास ज्यादा प्राइवेसी भी तो रहेगी ना। ओह अच्छा, ये बात है तो ठीक है, आज से मैं गेस्ट हाउस में रह लेती हूँ। आपको क्या लगता है मैं अकेले सब कुछ नहीं संभाल सकती? अरे अभी देखना मैं सब कुछ कैसे अकेले अच्छे से संभाल लेती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, ये ले गेस्ट हाउस की चाबी, और आज से 1 महीने तक तू वहीं पर रहेगी। इस घर में किसी भी चीज के लिए कदम नहीं रखेगी। और ये ले तेरे महीने के खर्चे के 5,000 रुपए।
इसमें तेरे खाने का, बिजली का सारा खर्चा है। इससे ऊपर 1 रुपया नहीं मिलेगा। हाँ, तुझे इतने पैसों में ही अपना पूरा महीने का सारा खर्चा चलाना है। यह भी तो तेरे लिए एक एग्जाम है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। प्रियंका तो बड़ी खुशी खुशी अपना सारा सामान पैक करके गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो जाती है। लेकिन जैसे ही गेस्ट हाउस में जाती है, वहां पर इतनी गंदगी देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। अरे यार, कितनी गंदगी है यहाँ पर। पता नहीं कितने महीनों से यहाँ की सफाई नहीं हुई। लेकिन कोई बात नहीं, अब मुझे ही यहाँ की सफाई करनी पड़ेगी। वैसे भी मुंबई में रहूंगी तो साफ सफाई का काम तो मुझे ही करना पड़ेगा। चल प्रियंका, उठा झाड़ू और हो जा शुरू। सफाई करने के लिए प्रियंका झाड़ू उठाकर काम पर तो लग जाती है, लेकिन सुबह से शाम हो जाती है, पर गेस्ट हाउस होता है कि साफ होने का नाम ही नहीं लेता। अरे यार, सुबह से यहाँ पर सफाई कर रही हूँ, लेकिन अभी तक सिर्फ इतना ही साफ हुआ है। अब बाकी की सफाई मैं कल ही करूँगी। फिलहाल तो मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खा लेती हूँ। है, पर खाने के लिए पहले खाना तो बनाना पड़ेगा। इतनी भूख लगी है, बाहर से कुछ ऑर्डर भी नहीं कर सकती। इतने से तो पैसे दिए मम्मी ने मुझे। अगर बाहर से कुछ ऑर्डर किया तो इसमें से 1 नोट तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, ऑनलाइन खाना नहीं मंगा सकती, लेकिन राशन तो मंगा ही सकती हूँ। प्रियंका ऑनलाइन डिलीवरी ऐप पर एक के बाद एक राशन कार्ट में ऐड करने लगती है। ये हो गई दाल, ये हो गया आटा, 1 किलो आलू, प्याज, टमाटर, 2 पैकेट पनीर, और हाँ, तेल और मसाले भी तो चाहिए, वो भी मंगा लेती हूँ। और चावल भी तो मंगाने हैं, वो भी मंगा लेती हूँ। प्रियंका कार्ट में सारा सामान ऐड करके जब बिल देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। बाप रे, 2500 का बिल! इतने से सामान के लिए इतने पैसे? यार, मम्मी राशन लेकर आती है तब तो इतना महंगा नहीं मिलता। लगता है ऑनलाइन सामान कुछ ज्यादा ही महंगा मिलता है। इससे तो अच्छा है खुद मार्केट जाकर सारा सामान खरीद कर ले आऊं। बेचारी प्रियंका भूखी प्यासी अब सबसे पहले मार्केट में सब्जी, आटा, चावल और दाल खरीदने जाती है और वापस गेस्ट हाउस में आकर अपने लिए खाना बनाती है। हे भगवान, कितनी गर्मी लग रही है। पता नहीं भाभी और मम्मी रोज रोज इतनी गर्मी में खाना कैसे बना लेते हैं। खैर, अब जो भी है, अपना खाना तो मुझे खुद ही बनाना पड़ेगा, वरना भूखी रह जाऊंगी। अरे जल्दी बन जाना खाना, इतनी देर से पक रहा है, बनने का नाम ही नहीं ले रहा। ये आलू है कि क्या है, समझ में नहीं आ रहा। चलो, सब्जी बन रही है, तब तक आटा तो गूंथ लो। अब प्रियंका ने आज से पहले कभी आटा तो गूंथा नहीं था, तो वो जैसे ही आटा गूंथने लगी, उसने एक ही बार में आटे के अंदर 1 गिलास पानी भरकर डाल दिया। और इतना पानी आटे के अंदर डालने के बाद आटे का क्या हाल हुआ होगा ये तो आप समझ ही गए होंगे। अरे यार, अब ये क्या हो गया? ये तो स्विमिंग पूल बन गया। अब इसके अंदर और आटा मिलाना पड़ेगा। प्रियंका उसके अंदर और आटा मिलाकर जैसे तैसे करके उसे ठीक करती है, लेकिन उसे ठीक करते करते वो सब्जी के बारे में भूल जाती है और इस चक्कर में पूरी की पूरी सब्जी बुरी तरह जल जाती है। ये इतनी गंदी जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? ओह नो, मेरी सब्जी! अरे यार, इतनी मेहनत से बनाई थी, सारी की सारी जल गई। एक तो पहले ही भूख के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा है, अब खाना कैसे खाऊं? लगता है आज मुझे भूखे ही सोना पड़ेगा। नहीं, पास वाली किराने की दुकान जाकर मैगी ले आती हूँ। खाना नहीं तो कम से कम मैगी तो पेट के अंदर जाएगी। वैसे भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग। प्रियंका जल्दी से पास वाले किराने की दुकान पर जाकर मैगी लेकर आती है और फाइनली रात के 10:30 बजे वो मैगी खाती है। फाइनली कुछ तो खाया, पर आज काम कर कर के बहुत थक गई यार। रोज तो इतनी कोशिश करने के बाद भी 2 बजे से पहले नींद नहीं आती और इतनी नींद आ रही है। चलो सो ही जाती हूँ। पूरा दिन काम कर करके प्रियंका बुरी तरह थक गई थी। उसे बिस्तर पर लेटते ही नींद आ जाती है और वो सुबह आराम से 10 बजे सोकर उठती है। अरे वाह, क्या मस्त नींद आई यार। पर यार, घर में गर्मी बहुत लग रही है, जाकर नहा लेती हूँ। प्रियंका बाथरूम में नहाने जाती है तो देखती है नल से पानी नहीं आ रहा। अरे यार, अब इसमें पानी क्यों नहीं आ रहा? ये पूछने के लिए मैं घर भी तो नहीं जा सकती। एक काम करती हूँ, भाभी को फ़ोन करके पूछती हूँ। प्रियंका अपनी भाभी को फ़ोन करती है। भाभी, यहाँ पर पानी नहीं आ रहा। आज पानी नहीं आया क्या? पानी तो आया था, तुमने सुबह 5 बजे पानी की मोटर नहीं चलाई थी क्या? पानी की मोटर? ये क्या होती है? अरे, टंकी में पानी भरने के लिए पानी की मोटर चलानी पड़ेगी, वरना टंकी में पानी कैसे भरेगा?
अब तो सीधे शाम को 5 बजे पानी आएगा। वहाँ गेस्ट हाउस में बाथरूम के पीछे वाले एरिया में मोटर का स्विच है, उसे ऑन कर देना और देख लेना पानी साफ आ रहा है कि नहीं, उसके बाद ही टंकी में पानी भरना। अच्छा ठीक है। प्रियंका कॉल कट करके अपने लिए नाश्ता बनाने जाती है, लेकिन किचन में तो पीने का पानी भी नहीं था। अरे ना तो छोड़ो, यहाँ तो पीने के लिए भी पानी नहीं है। अब क्या मुझे शाम तक यहाँ पर प्यासे रहना पड़ेगा? पानी नहीं तो खाना भी नहीं बनेगा। उफ यार, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? खाना खाए बिना तो मैं फिर भी थोड़ी देर रह सकती हूँ, लेकिन पानी पिए बिना कैसे रहो? बाहर से जाकर पीने का पानी लेकर आती हूँ। प्रियंका बाहर जाकर अपने लिए एक पानी की बोतल और दूध ब्रेड खरीद कर ले आती है। चलो रोटी सब्जी ना सही, लेकिन कम से कम मुझे खाने के लिए कुछ तो नसीब हुआ। बस जल्दी से पानी आ जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो। अभी तो मुझे घर की सफाई भी करनी है। प्रियंका पूरे घर में झाड़ू लगाती है, अपने कपड़ों को अलमारी में सेट करती है, लेकिन शाम के 5 बजते बजते उस बेचारी की तो हालत खराब हो जाती है। हाँ शुक्र है 5 बज गए, जल्दी से जाकर पानी की मोटर चला देती हूँ। प्रियंका जल्दी से पानी की मोटर चलाती है। अरे मोटर तो चलाती, लेकिन भाभी ने कहा था पानी साफ ही है, गंदा एक बार चेक कर लेना। वो पानी चेक करने जाती है तो किस्मत से उसे पानी साफ मिलता है। हाँ शुक्र है पानी गंदा नहीं है, वरना पता नहीं मुझे कितनी देर और पानी का वेट करना पड़ता। एक काम करती हूँ, सबसे पहले नहा लेती हूँ। प्रियंका जैसे ही नहाने के लिए कपड़े लेने जाती है, उसे किचन की सिंक में बर्तनों का पहाड़ दिखाई देता है। अरे यार, मैंने तो कल रात से बर्तन ही नहीं धोया। सबसे पहले ये बर्तन धोने पड़ेंगे, उसके बाद आराम से नहाऊंगी। वो बेचारी पूरा 1 घंटा लगाकर सारे बर्तन धोती है। उसके बाद नहा धोकर बाहर आती है तो अब उसके सर पर टेंशन होती है रात का खाना बनाने की। चल प्रियंका, लग जा खाना बनाने के काम पर। कल से वैसे भी तुझे घर का प्रॉपर खाना नसीब नहीं हुआ। दूध ब्रेड और मैगी पर तो जी रही हूँ। कल का गूथा हुआ आटा तो फ्रिज में रखा है, उससे गरम गरम पराठे बना लेती हूँ। सब्जी बनाने की तो हिम्मत नहीं है, अचार के साथ खा लूँगी। साथ में थोड़ी चाय बना लेती हूँ। प्रियंका रात को चाय पराठा अचार खाकर सो जाती है, लेकिन अब उसका हर दिन ऐसे ही बीतता। कभी उसके सामने कुछ तो कभी कुछ मुसीबत आती रहती। बस 1 हफ्ते के अंदर ही वो अकेले रहने से तंग आ गई। अब मैं एक और दिन भी यहाँ अकेले नहीं रह सकती। अरे भाड़ में गई प्राइवेसी, भाड़ में गया मुंबई जाना। कहीं नहीं जाना मुझे। जब से यहाँ पर आई हूँ चैन से खाना भी नहीं खाया। घर पर रहती थी तो मम्मी और भाभी किसी काम के बारे में कुछ पता ही नहीं चलने देती थी, लेकिन जब अकेली रही तो पता चला ये कितना मुश्किल है। मम्मी ठीक ही कह रही थी, तू मुंबई जाकर कुछ नहीं संभाल पाएगी। चल प्रियंका, उठा ले अपना झोला और वापस घर चल। प्रियंका अपना सारा सामान उठाकर जब अपने घर जाती है तो उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी मम्मी और भाभी की हंसी निकल जाती है। मुझे पता है आप दोनों क्यों हंस रहे हो। आप दोनों को पहले ही पता था कि मेरा यह हाल होने वाला है। कैसा हाल बेटा, कौन सा हाल? और हंस कौन रहा है? मैंने कोई हंस नहीं रहा है। प्लीज बस करो ना आप दोनों। सबसे पहले मुझे कुछ अच्छे से खाना खाने को दो। जब से यहाँ से गई हूँ दूध ब्रेड मैगी पराठा चाय अचार के अलावा कुछ नहीं खाया। लेकिन बेटा तुझे शहर जाकर रहना है, प्राइवेसी चाहिए, तो तुझे ये सब तो करना पड़ेगा, वरना तुझे पता है तू एग्जाम में फेल हो जाएगी। अरे भाड़ में गई प्राइवेसी। मुझे नहीं देना कोई एग्जाम नहीं क्लियर करना मुझे मेरे घर में रहना है, कहीं नहीं जाना। प्रियंका का ऐसा चेहरा देखकर फिर से दोनों सास बहू की हंसी निकल जाती है और डिम्पल के प्लान से प्रियंका की प्राइवेसी का सारा भूत बस 1 हफ्ते में उतर जाता है और अब वो पहले की तरह प्राइवेसी का राग आलाप कर कहीं बाहर पढ़ने जाना तो छोड़ो, सोने भी अपनी मम्मी के साथ ही लगती है।